Hello student, welcome all of you. जामिया MBA फुल टाइम पेपर कोड इज M55। रिजल्ट 6 अगस्त को अपलोड किया गया था और कुछ टाइम के बाद जो है जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट से रिमूव कर दिया गया था। तो बच्चे बहुत वरीड हो रहे थे कि क्या रीज़न है। तो इसके कई रीजंस भी हो सकते हैं। पहले तो मुझे ये समझ में आया शायद कुछ सर्वर की प्रॉब्लम हो, लेकिन वेबसाइट जो स्मूथली रन कर रही थी, सर्वर की प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मुझे ये लगा कि शायद कुछ रिजल्ट टाइपिंग मिस्टेक हो, कुछ इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन वो भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि जो 6 को अपलोड किया गया 7 को जब अपलोड किया तो वो रिजल्ट एज सच बिल्कुल सेम था, कोई डिफरेंसेस नहीं थे। एक प्रॉब्लम जो मुझे ये समझ में आई कि कभी ऐसा भी होता है, जो जामिया कंट्रोलर है उसने अपने कलेक्टर स्टाफ को बोला होगा कि आपको 7 अगस्त को रिजल्ट अपलोड करना है और उनको मेल कर दिया गया होगा 6 को ही, और उन्होंने 6 को ही अपलोड कर दिया गया। ये एक ह्यूमन बीइंग एरर हो सकती है, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो। तो 6 को जब अपलोड कर दिया गया होगा तो फिर उन लोगों ने से हटा दिया। जामिया एक्चुअली में बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, ये सारे रूल रेगुलेशन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं। रिजल्ट एज सच है, कोई चेंजेस नहीं है। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे, इस वजह से मैंने बता दिया इन चीज़ों को। और आप देख रहे होंगे रिपोर्टिंग डेट यहाँ पे मेंशन है 12 अगस्त टू 14 अगस्त को आपको रिपोर्ट करना है। टाइम भी आपको यहाँ पे मेंशन है, 1 PM तक आपको करना है, ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से आपको जो है रिपोर्ट करना चाहिए 12 अगस्त को ही रिपोर्ट कर देना चाहिए। इसका बेनिफिट्स क्या मिलता है। सपोज कर लीजिए किसी डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके पास 12, 13, 14 3 डेज का आपको टाइम मिल जाता है। तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवा सकते हैं, या और भी कुछ प्रोसेस है वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको एक टाइम मिल जाता है। नेक टू नेक काम नहीं करना चाहिए कि आप लास्ट डेट पे पहुंच रहे हैं। हाँ, अगर आपका दूर से आ रहे हैं, आपका रिजर्वेशन का कुछ इश्यूज है, तब ये चीज़ें चल सकती है। अदरवाइज आपको 12 को जो है एडमिशन प्रोसेस जो है वो करने के लिए ऑफिस आपको जाना चाहिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, ये इसमें देखिए 12 पॉइंट्स 17 पॉइंट्स आपको दिया गया है। क्लियरली मेंशन इसमें ईच एंड एवरीथिंग। आप इसे जस्ट आप एक बार रीड करें, चेकलिस्ट बना लें, सभी डॉक्यूमेंट्स को जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है आप उसे रेडी करें और आप 1 बाय 1 करके रीड करें और उसकी चेकलिस्ट बना लें। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको नीडेड है, आपके लिए क्या ज़रूरत है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी कर लें और वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। इन केस जैसे फाइनल ईयर की मार्कशीट अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल आप लेकर के जा सकते हैं और वहाँ पे आपको फिर अभी एप्लीकेशन देना पड़ता है। 1 मंथ का आपको टाइम वो दे सकते हैं और उसके बाद बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आप इसको एक बार रीड कर लें। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एक प्रॉब्लम कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी आती है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं तो जैसे लाइक जामिया टू जामिया एडमिशन ले रहे हैं तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी आई थिंक। और अगर आप मान लीजिए किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से जामिया में आ रहे हैं तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो बन जाता है आसानी के साथ, आप उसे डेफिनेटली बनवा लें। और कुछ पॉइंट्स और हैं, लाइक जैसे पॉइंट 10 है, इसमें क्या करना है आपको कि ब्लड ग्रुप की एक रिपोर्ट चाहिए होता है। उसमें देख लीजिएगा कि MBBS डॉक्टर ने साइन किया है, तो क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है MBBS डॉक्टर के साइन होनी चाहिए उसके ऊपर। तो और एक पॉइंट और मैं आपको और आपके साथ इसको शेयर करना चाहूँगा, पॉइंट 12 है। इसमें क्या है, गैप सर्टिफिकेट, जिसे एजुकेशनल गैप कहते हैं। लाइक आपका मान लीजिए कि ग्रेजुएशन के बाद या 12 के बाद कभी भी आपका गैप है, 1 साल तक आप कहीं स्कूल में नहीं गए हैं, आपने कोई पढ़ाई नहीं की है, कोई भी रीज़न हो सकता है। और लाइक आपकी तबीयत ख़राब थी, आपने प्रिपरेशन में कई साल आपने लगा दिए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जितना भी आपका गैप है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है। देखिए इसमें जो मेंशन किया गया है गजेटेड ऑफिसर्स और नोटरी की कोई प्रोफेशनली बनाते हैं, उनके पास पूरा प्रोफार्मा होता है। जामिया के सराउंडेड बहुत से नोटरी हैं, एक आलम नोटरी भी बैठते हैं, ऐसे कई नोटरी आपको मिल जाएंगे जो आपका गैप सर्टिफिकेट बनाते हैं। उनके एक नॉमिनल चार्ज होते हैं, 100-200 रुपीज़ वो लेते हैं और वो आपको गैप सर्टिफिकेट जो है वो बना करके दे देंगे। और उनके पास पूरा टाइप होता है प्रोफार्मा, उसमें आपको अपना नाम, फादर्स नेम बताना होता है, कोर्स बताना होता है, वो आपको बना करके आपको दे देंगे, वही ले जा करके आपको सबमिट करना होता है। लेकिन अगर आप गजेटेड अफसर, सपोज कि आपके फादर या आपके घर में रिलेटिव्स के गजेटेड अफसर हैं, तो आपको पूरा उसका प्रोफार्मा आपको पता होना चाहिए, क्या क्या उसमें चीज़ें मेंशन की जाती है। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं उसमें, शायद वो आपको नहीं पता होगा, या आपके पास किसी आपके सीनियर्स का बना हुआ है तो आप उसको बिल्कुल वैसे ही आपको टाइप कराना होगा। उसके बाद गजेटेड अफसर उस पर साइन कर देंगे तो वो भी चल जाता है, वो भी आपको वहाँ पर जाकर सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है। फिर दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि आप इसे बहुत करेक्टली एक बार रीड कर लें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका मिस नहीं होना चाहिए। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको जामिया में आप इंट्रेंस एग्जाम के बाद आपने GDPI दिया, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी स्टूडेंट्स को। और तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जैसे एडमिशन की जो डेट आपको दी गई 12 to 14, ये डेट कभी एक्सटेंड नहीं होती। आप सोचिए मैं 15 को मैं एडमिशन ले लूँ तो वो फिक्स है। अगर आप 12 के बाद 12, 13, 14 के बाद अगर आप आते हैं एडमिशन के लिए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा।
देखिए रिजल्ट का जो कट ऑफ गया है काफ़ी हाई गया है। मैं खुद बहुत ज़्यादा मेरा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी कि इतना हाई नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी 530 स्टूडेंट्स अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका जो है जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ होता है, तो उनकी वजह से मेरिट थोड़ा सा हाई हो जाती है। तो अब ये रिजल्ट है, रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पे प्रेफरेंस देखें मेंशन होगी, सब में आपको फर्स्ट लिखा हुआ मिलेगा। और अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया है लेकिन उसने प्रेफरेंस में MBA IB को इंटरनेशनल बिजनेस को अगर फर्स्ट चॉइस में रखा है तो उसको MBA फुल टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जामिया में अपग्रेड होता है, डाउनग्रेड नहीं होता। कि आपके अकॉर्डिंग MBA IB जो है आपने इसको फर्स्ट में रखा है, ये आपके लिए प्रायोरिटी है, तो आपको MBA IB मिल जाएगा, MBA फुल टाइम नहीं मिलेगा। तो बहुत से बच्चे जो है जब फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे जब आपको चूज करना होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस पूछी गई आपको याद होगा, तो वहाँ पे अगर ज़रा से भी आपने गलती कर दी है ना तो फिर वो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देख पा रहे हैं सभी के फर्स्ट चॉइस ही है यहाँ पे मेंशन है। तो ये रिजल्ट पहले हम देख लेते हैं, या मुस्लिम का है, यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और रिजल्ट आप लोगों ने देख भी लिया होगा काफ़ी। और एक्चुअली में ये बहुत ब्लर है, मैंने एक पूरा वीडियो शूट किया था कैमरे के थ्रू, लेकिन उसमें ये चीज़ें विजुअलाइज नहीं हो रही थी, फिर मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करके शूट कर रहा हूँ। तो अब देख रहे हैं ये अब वेटिंग लिस्ट शुरू होगी। वेटिंग लिस्ट में देखिए जो बच्चे को जिनका वेटिंग है MBA फुल टाइम के लिए, वो ऑलरेडी MBA IB में सिलेक्टेड है। अगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए लाइन से MBA IB है, लेकिन आप जब थोड़ा से और नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो 31 पोजीशन पे जो भी स्टूडेंट है इसको आप देख पा रहे होंगे सिलेक्टेड एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस में। अब इसका रीज़न ये रहा होगा कि MBA FT को फुल टाइम को इसने फर्स्ट चॉइस दिया होगा और EFB को एंटरप्रेन्योरशिप फैमिली बिजनेस को सेकंड रखा होगा और IB को इंटरनेशनल बिजनेस को जो है थर्ड में डाला होगा। इस वजह से जो है इनको जो है EFB में सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि सेकंड चॉइस EFB थी, इस वजह से EFB दे दिया गया है। तो चॉइस यहाँ पे मैटर करता है। कुछ बच्चे और मुझसे पूछ रहे थे सर मेरा वेटिंग लिस्ट में जो है IB में नहीं है, EFB में ही है, हालांकि मुझसे कम स्कोर वालों का IB में है। तो उसका यही रीज़न होता है, आप अपने फॉर्म को एक बार फिर से चेक करें, जहाँ आपने फिल किया होगा वहाँ पे देखेंगे चॉइस आपने गलत भरी होगी। तो ये एक इसका रीज़न होता है, या आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जामिया अपग्रेड करता है, कभी डाउनग्रेड नहीं करता। आपकी जो फर्स्ट चॉइस होती है आपके मेरिट के अकॉर्डिंग पहले उससे देता है, अगर आपके मेरिट सफिशिएंट है, आपने मार्क्स सफिशिएंट स्कोर किया है। तो ये वेटिंग लिस्ट है। अब मैं आपको बता दूं कि आपकी सीट अपग्रेड कैसे होती है। अपग्रेड करने का एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है। देखिए पहला काम क्या करना है आपको कि जामिया में आप जाते हैं जब एडमिशन के लिए, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद और आपको जब एडमिशन प्रोसेस के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जो रिक्वायरमेंट आपने दे दिया, फिर आपको वो फीस स्लिप देते हैं। फीस स्लिप अगर आप देखेंगे तो लंबी से ऐसे होती है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बैंक में जाकर के आपको डिपॉजिट करना होता है, बेटर मेरे हिसाब से है, ऑनलाइन भी शायद आई थिंक आप कर सकते हैं, लेकिन बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं तो बैंक में जब आप फी डिपॉजिट करेंगे फॉर्म वगैरह, उसके साथ एक पे स्लिप भी भरना होता है। भरने के बाद आपको उस पर स्टैम्प कर देते हैं तीनों पर। एक तो वो बैंक रख लेता है, दूसरा जहां ऑफिस में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था वहां पे जाके देना होता है, तभी आपका एडमिशन जो है वो फाइनल होता है। एक फीस स्लिप को आपको अपने पास रखना होता है, जो कि फर्दर आगे कई प्रोसेस के लिए काम आते हैं। जैसे लाइब्रेरी कार्ड आपको बनना है, आपको जामिया में जहां भी आप जाएंगे डिपार्टमेंट का कोई कार्ड बनना है, ठीक है, हर सभी जगह पे आपसे फीस स्लिप मांगी जाती है, तो उसके बहुत अच्छे से आपको रखना है, ये आपके हमेशा काम आएगी। तो फीस स्लिप एडमिशन प्रोसेस के बाद सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद भी आपको रख लेना है उसका। इनफैक्ट एक पिक लेकर के आप रख लीजिए, उसमें नंबर भी होते हैं, और ऑनलाइन का प्रोसेस जो होता है, जो ट्रांजेक्शन नंबर होता है वो काम आता है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। और हाँ, अपग्रेड का फॉर्म क्या, जैसे आपने फी स्लिप जब आपको मिल गई, एडमिशन प्रोसेस आपने कर दिया है, उसके बाद आपको वहाँ पे एक अपग्रेड का फॉर्म होता है। अपग्रेड का फॉर्म आपने, जैसे मान लीजिए कि आपको सपोज कर लीजिए कि IB में आपको एडमिशन मिल गया था, हम यहाँ पे आते हैं फिर से। IB में इस बच्चे को एडमिशन मिल गया, इन्होंने एडमिशन ले लिया। अब इनकी वेटिंग के थ्रू नाम नहीं आएगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, अगर आप मान लीजिए कि अपग्रेड का फॉर्म नहीं भरते तो आपको यही फाइनल एडमिशन हो जाएगा। अब आपको MBA IB ही करना है, लेकिन अपग्रेड का एक फॉर्म होता है, आप उससे फिल करके वहाँ पे सबमिट कर देते हैं। जैसे सीट वैकेंट होती है तो आपको MBA IB से MBA FT में अपग्रेड कर दिया जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने, फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आपने वहां पे अपग्रेड का फॉर्म नहीं भरा है तो ये एडमिशन आपका फाइनल हो गया, आपको एडमिशन मिल गया MBA IB में। अब आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है, वेटिंग के थ्रू आप नहीं जा सकते, एडमिशन अगर आपने ले लिया है।
लेकिन अगर आपने अपग्रेड के लिए फॉर्म डाल दिया है तो क्या होगा कि आपका वहां पे सीट वैकेंट होती है। कुछ बच्चे जैसे जनरल के बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एडमिशन के लिए मतलब उनका वो कैट वगैरह के लिए तैयारी करते हैं, वो सोचते हैं हम कैट के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं, हमारा स्कोर बेटर है, तो वो कैट के लिए मूव कर जाते हैं। जनरल के बहुत से कैंडिडेट तो मूव कर जाते हैं, सीट वैकेंट होती है, तो वहां पे फिर आपको जो है MBA फुल टाइम में जो है आपको अपग्रेड करा दिया जाएगा। तो आई थिंक ये अपग्रेड का ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्म भरना मैंडेटरी होता है, फॉर्म भरेंगे तभी आपका अपग्रेड होगा। अगर फॉर्म नहीं भरा है तो फिर आपका एडमिशन फाइनल। अगर आपने एडमिशन लिया ही नहीं है, आप वेट कर रहे हैं कि हम वेटिंग के थ्रू जाएंगे, तो वेटिंग के क्या प्रोसीजर है मैं आपको आगे समझाता हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने MBA IB में एडमिशन आपने ले लिया है और जब आपने फॉर्म फिल किया था, जब आपसे वहाँ पे चॉइस पूछी गई थी, तो आपने MBA IB को फर्स्ट पे रखा था और MBA फुल टाइम को आपने सेकंड पे रखा था और MBA एंटरप्रेन्योरशिप फैमिली बिजनेस को आपने थर्ड पे रखा था और आपने MBA IB में आपको एडमिशन मिल चुका है, तब आपका कभी अपग्रेड नहीं होगा। इसके लिए अपग्रेड होने के लिए प्रोसेस मैंने दो बताया है। एक तो आपको फॉर्म फिल करना है, अपग्रेड तब होगा, और दूसरा अपग्रेड आप तभी करा सकते हैं कि जब आपका वो सेकंड चॉइस पे हो और फर्स्ट चॉइस आपका MBA फुल टाइम हो या एंटरप्रेन्योरशिप फैमिली बिजनेस में मान लीजिए कि आपका थर्ड चॉइस था, आपने एडमिशन ले लिया है, अब आपको MBA IB में अपग्रेड कराना है, तो आपका MBA IB जो होगा वो सेकंड या फर्स्ट पे आपका होना चाहिए, तभी अपग्रेड होगा, अदरवाइज आपका अपग्रेड नहीं होगा। आई थिंक अपग्रेड का प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपको फॉर्म भरना है। अगर आपको MBA IB में ही अगर मतलब एडमिशन चाहिए कि आपने डिसाइड किया था मुझे MBA IB ही करना है, तो आपको अपग्रेड का फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम वेटिंग लिस्ट के बारे में हम आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग बहुत प्रॉब्लम होती है और ये बताना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हम लोगों के लिए कि वेटिंग लिस्ट कितनी क्लियर होगी, क्या होगा। तो फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो जैसे अब ये आपने यहाँ तक देखा इन लोगों का सिलेक्शन हो चुका था। अब जैसे यहाँ पे जो बच्चा है यानी कि 59 पे जो स्टूडेंट है, इसके आगे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसका वेटिंग लिस्ट में है। अब ये सारे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 10 डेज़ के बाद, जैसे हो गया 10 डेज़ 15 डेज़ के बाद, फिर एक वेटिंग लिस्ट आती है। तो वेटिंग लिस्ट कितनी आती है जनरल बच्चे पूछते हैं। तो वेटिंग लिस्ट देखिए, जामिया में कुछ भी कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इन जनरल जो होता है 3 to 5 वेटिंग लिस्ट आती है, 3 to 5 वेटिंग लिस्ट आती है। और जो इसमें देखिए एक पीरियड होता है जिसे हम लॉकिंग पीरियड भी कह सकते हैं, या जैसे 1 मंथ का टाइम होता है। 1 मंथ तक अगर आप अपना एडमिशन, कोई भी बच्चा जिसने एडमिशन ले लिया है ऑलरेडी, जैसे MBA IB में, MBA फुल टाइम में, और वो अपना एडमिशन कैंसिल कराता है, तो क्योंकि आपको पता होगा कि जो फीस होती है वो आई थिंक 23,500 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट होती है सभी कोर्सेज के लिए। आपको इनिशियल फीस की स्लिप जो दी जाएगी, आपने MBA फुल टाइम में एडमिशन लिया है, MBA IB में लिया है या एंटरप्रेन्योरशिप फैमिली बिजनेस में लिया है, तो ये 23,500 फ़ी आपको डिपॉजिट करनी होती है वहाँ पर। उसके बाद आपका जब अपग्रेड हो जाता है तो जो बैलेंस फीस होती है फिर बाद में आपको जमा करना होता है, क्योंकि MBA IB की और EFB की फीस में डिफरेंस है। दोनों अलग अलग, दोनों की फीसें ज़्यादा है। MBA IB की MBA फुल टाइम से ज़्यादा है और EFB की फीस जो है MBA IB से भी काफ़ी ज़्यादा फीस है, तो वो बैलेंस फीस जो है वो बाद में डिपॉजिट करना होता है। इसी वजह से जो फ़ी डिपॉजिट कराई जाती है 23,500, और ये अप्रॉक्स 1 मंथ के बाद 500 शायद डिडक्शन होता है, अदरवाइज आप इसे कह सकते हैं कि 100% फ़ी आपकी जो है वो रिफंड हो जाती है। तो 1 मंथ के बाद भी सीट काफ़ी वैकेंट होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कहा जनरल स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि मुझे कैट के लिए जाना चाहिए, तो वो क्योंकि नवंबर में कैट होगा, तो वो फिर से एक बार गेयर अप होते हैं, तैयारी करते हैं, सोचते हैं मुझे और बेटर कॉलेज मिल जाए, तो वो कैट के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं। तो जनरल की सीट काफ़ी वैकेंट होती है। तो उसके बाद जो है एडमिशन प्रोसेस, जैसे जैसे सीट वैकेंट होती है वैसे वैसे वेटिंग लिस्ट आती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो है 1 मंथ का टाइम बहुत क्रूशियल होता है। 1 मंथ के बाद और भी सीट जो है वो वैकेंट हो सकती है। 3 to 5 मैंने बताया है। अब कितने वेटिंग तक क्लियर होगी ये बता पाना ना एक बहुत ही डिफिकल्ट होता है। 1 साल की मैं आपकी बात में शेयर करना चाहूँगा। एक स्टूडेंट था, वो था उसमें क्या कहते हैं मुस्लिम OBC का, उसकी थर्ड या सेकंड वेटिंग जो भी थी, उसने मुझसे पूछा सर हो जाएगा? मैंने कहा डेफिनेटली हो जाएगा, बिल्कुल 100% हो जाएगा, आप वरीड मत हो। और बिलीव कीजिएगा उसकी वेटिंग क्लियर नहीं हुई। तो कभी कभी ऐसी चांस और ऐसी वो आ जाता है ना कि वेटिंग आपके आगे वाले एडमिशन कैंसिल कराया ही नहीं। 5 सीट थी, 5 की 5 वाली सपोज कर लीजिए कि फेल हो गया, एडमिशन ले लिया उन लोगों ने। अब वो जब वो भाई वेटिंग तभी क्लियर होगी ना जब आगे वाले बंदा जो एडमिशन कैंसिल करा रहा है तभी होती है, अदरवाइज वो जो है आपकी वेटिंग क्लियर नहीं होती है। फिर भी देखिए इसमें 3 कोर्सेज हैं, तीनों कोर्सेज की अलग अलग तरह से वेटिंग जो है वो क्लियर होती है। अब हम बात करते हैं
MBA FT की फुल टाइम की पहले हम बात कर लेते हैं, फिर IB की, फिर EFB की, EFB। देखिए MBA फुल टाइम में सबसे ज़्यादा जो वेटिंग क्लियर होती है वो जर्नल की होती है। जर्नल स्टूडेंट्स को हम मान लेते हैं कि ये मान लीजिए कि 15 to 20 वेटिंग लिस्ट तक क्लियर हो सकती है। कभी ये 10 भी हुई, कभी और ज़्यादा 8-9 पे भी रुक जाती है, तो ये 15 to 20 मैं मान लेता हूँ। और इसमें जो इसी MBA फुल टाइम में अगर हम मुस्लिम की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम की जो वेटिंग होती है आप ये मान करके चलिए कि 10 to 12 या 15 आप मान लीजिए होती है। उसके बाद मुस्लिम OBC सॉरी फिर मुस्लिम वुमेन की हम बात करते हैं। मुस्लिम वुमेन की आप ये मान करके चलिए कि 8 to 10 12 तक हो सकती है, 12 हम मान लेते हैं। मुस्लिम OBC ST की ये बहुत ही डिफिकल्ट है कहना, कभी कभी 2, कभी कभी 3, कभी कभी 3, तो मैं इसे मैं अप टू लिख देता हूँ, अप टू 5 तक जो है क्लियर हो सकती है। अब अगर आप MBA IB की बात करते हैं सेम में, तो आप इसमें ये समझ लीजिए सब में आप 5 और प्लस कर सकते हैं। MBA IB की थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होती है। EFB की बात करते हैं तो EFB में बहुत सारी जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर होती है। कुछ बच्चों को EFB में एडमिशन नहीं लेना रहता है, हालांकि EFB कोर्स बहुत बेटर है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको EFB नहीं करना होता है, MBA फुल टाइम ही करना होता है। ये MBA IB में एडमिशन हो गया तो कैंसिल करा देते हैं, या मान लीजिए MBA IB में हुआ, अपग्रेड नहीं हुआ, उसके बाद कैंसिल कराते हैं, तो EFB वाला बच्चा मूव कर जाता है, तो EFB की जो है सीट काफ़ी जो है मतलब वेटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो आप ये मान करके चलिए कि यहाँ पे 5 to 10 आप और ऐड कर सकते हैं सभी कोर्सेज। जैसे जनरल का मैंने 15 बताया है, तो MBA IB में ये आप 20 to 25 हो सकती है, और EFB में मान लीजिए 25 to 30 तक जो है ये सीट जो है मतलब वेटिंग लिस्ट जो है वो क्लियर हो सकती है। तो ये कोई मतलब शॉर्टी नहीं है, मैंने उसके प्रीवियस जो रिजल्ट है उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। और एक चीज़ और भी मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा, स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस होता है। स्पॉट एडमिशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट वेटिंग निकली, सेकंड निकली, थर्ड निकली, फोर्थ वेटिंग में मान लीजिए उन लोगों ने जनरल से कुछ स्टूडेंट्स को कॉल किया, मान लीजिए कि 2 या 3 स्टूडेंट जनरल से हैं, 2 मुस्लिम से हैं, एक मान लीजिए मुस्लिम वीमेन से हैं, एक मान लीजिए ST से हैं, ठीक, इस तरह से मिला करके ये सभी स्टूडेंट जो है 3 + 2 5 + 2 7 स्टूडेंट्स को कॉल किया, और 7 स्टूडेंट्स को कॉल किया गया, किसी ने रिस्पांस नहीं किया एडमिशन के लिए, क्योंकि काफ़ी उनको लगता लेट हो गया अब एडमिशन के लिए, कहीं और उन लोगों ने एडमिशन ले लिया है। तब उस केस में क्या होता है कि वो स्पॉट एडमिशन के लिए जो रिमेनिंग जो बच्चे का एडमिशन अभी बाकी है, जो वेटिंग लिस्ट में है, फिर वो आपको मेल करते हैं, जो आपने मेल ID मेंशन की होगी, जो फॉर्म आपने फिल किया था उस पर आपको मेल आता है कि इतनी सीट वैकेंट है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक द एडमिशन इन दिस कोर्स। मैं कह रहा हूँ लाइक जैसे MBA फुल टाइम में हो गया, MBA EFB में हो गया, IB में हो गया, आपको इसमें एडमिशन सीट वैकेंट है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो रिप्लाई में। तो इस तरह से आपको फिर रिवर्ट करना होता है उसको, आंसर आई एम इंटरेस्टेड टू दिस कोर्स, आई वांट टू टेक एडमिशन इन दिस कोर्स करके, उसके बाद फिर आपको वहाँ पे जाना पड़ता है एडमिशन के लिए। वहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़ है, जैसे होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा वेरीफाई होता है, फीस स्लिप दी जाती है, फिर आपको एडमिशन प्रोसेस होता है, स्पॉट एडमिशन। लेकिन जब सीट वैकेंट होगी तभी, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी सीट फुल हो गई है, अब वेटिंग के थ्रू फिर स्पॉट एडमिशन का कोई प्रोसेस नहीं होता है। और देखिए स्पोर्ट कोटा समथिंग है, स्पोर्ट कोटा का एक अलग प्रोसेस होता है। तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स को बताने की कोशिश की है, और वीडियो में लेट इसीलिए हुआ कि ये दूसरी तीसरी बार मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लर बहुत है, कैमरे से इसकी जो इमेजेस जो है ना क्लियरली आ नहीं रही थी, इसी वजह से मुझे टाइम लग गया इसको बनाने, वीडियो अपलोड करने में। आई थिंक आपकी क्वेरी फुलफिल हो गई होगी, फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।